नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अगस्त जो क्रिप्स मिशन आया था इसके बारे में देख लिया था। अब देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कैसे शुरू होता है, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, या 1942 में हुआ था। प्रथम इसका तात्कालिक क्या कारण था? इसके दो कारण थे। अंग्रेजी जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, इसके दो कारण थे। एक तो तात्कालिक कारण था और दूसरा दीर्घकालिक कारण था। तात्कालिक कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता, क्योंकि जो क्रिप्स मिशन आया था इससे लाभ नहीं था लोगों को, जबकि हानि ही थी। और एक दीर्घकालिक भी कारण पड़ता है जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कुछ आर्थिक कारण होते हैं, युद्ध काल में संसाधनों का बहुत अत्यधिक दोहन हो गया था और दोहन ये लोग करते चले जा रहे थे। महंगाई में वृद्धि हो गई थी, चावल और खाद्यान्न की कमी हो गई थी और करों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तथा अटलांटिक चार्टर जो प्रस्ताव पर दोहरी नीति जो ये लोग बनाए थे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अटलांटिक महासागर में एक जहाज पर अटलांटिक चार्टर बनाए। इन लोगों ने ऐसा प्रस्ताव बनाया था कि इसमें भारतीयों का बहुत नुकसान हो। सोच रहे थे कि इसको पूरी तरह से लूट लिया जाए। युद्ध के बाद प्रत्येक राष्ट्र की निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अधिकार कैसी या किसकी सरकार है, यह सभी बताया गया कि हम युद्ध के बाद प्रत्येक राष्ट्र को निर्णय लेने का अधिकार देंगे। यह दीर्घकालिक कारण था जी। इसका उद्देश्य, इसका कारण बना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का। जो युद्ध हुआ था, युद्ध का उद्देश्य ब्रिटेन ने कहा, यह उद्देश्य जो है, हम आपको जो युद्ध कर रहे हैं इसका एक ही उद्देश्य है, इस साम्राज्यवाद के खिलाफ है। तो विंस्टन चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होगा, यह कहा। यह एक दोहरी नीति है जिससे लोगों में और आक्रोश हुआ। यही भी दीर्घकालिक कारण बनता है। तथा सर्वोच्चार की नीति, जिसे पीछे हटने की नीति कहते हैं, यह भी अपनाया गया था अंग्रेजों द्वारा। सब संसाधन नष्ट करने पीछे हटना या मूर्खता थी, क्योंकि इन्होंने सब संसाधन नष्ट किए थे, उसके बाद पीछे हट गए थे। तो यह भी तो कारण बनेगा। रंग भेद या नस्ल भेद भी एक कारण था, क्योंकि ये लोग अपने रंग भेद का ज्यादा और दूसरे लोग को बहुत भला बुरा कहते थे। गांधी जी के विचार बदल गए थे, यानी गांधी जी के बदले विचार। पहले आंदोलन नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, या आर या पार की यह लड़ाई है, ऐसा इन्होंने कहा। कांग्रेस साथ नहीं देता है तो मैं एक मुट्ठी बालू से भी कांग्रेस से बड़ा संगठन साम्राज्य खड़ा कर दूंगा, ऐसा इन्होंने कहा। महात्मा गांधी इन लोगों के अंदर जोश भर दिया। कहा चाहे कांग्रेस साथ दे चाहे ना दे, लेकिन हम इससे बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे, इससे बड़ा संगठन बना लेंगे। तो देखते हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसका प्रारंभ कब होता है और इसका विस्तार कहां तक फैलता है, इसको देखते हैं। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा यानी गुजरात में कांग्रेस की मीटिंग में इसे रखा गया था। इस प्रस्ताव को जब रखा गया तो 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया था इलाहाबाद में। तथा नियमित ब्रिटिश बहिर्गमन, गांधी जी ने कहा था, या तो ब्रिटिश बहिर्गमन है। लुई फिशन ने इसको तोड़कर भारत छोड़ा नाम लिखा। जो भारत, इसे ही भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। इसके बाद, क्योंकि पहले इसका नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, इसको तोड़ करके कहा
कि अब इसे सिर्फ कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन नाम दिया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक मैदान में, जो बंबई में स्थित है, यहाँ पर कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव है इसको पास किया था। इसके बाद आंदोलन प्रारंभ हो गया। यह भारत छोड़ो प्रस्ताव गांधी जी का था तथा इसको जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को रखा था। गांधी जी का यह भारत छोड़ो प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को रखा और सरदार पटेल ने इसका समर्थन दिया। इस प्रस्ताव में क्या है देखते हैं इसको, कि सरकारी नौकरी ना छोड़े। इस आंदोलन के तहत सरकारी नौकरी ना छोड़े कोई और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करे, तथा कहा कि छात्र पढ़ाई ना छोड़ें, यदि छोड़ें तो आजादी तक कायम रहे। इसके बाद पढ़ने लगे। सेना से कहा भारतीय पर गोली आप लोग नहीं चलाएंगे, ऐसी विनती की। देशी रियासतों से कहा गया जनता की संप्रभुता में समझें आप। इसके बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में गांधी जी का भाषण बहुत जोर शोर से चल रहा था। इन्होंने भाषण दिया था एक बहुत बड़ा ग्वालियर टैंक में। महात्मा गांधी ने भाषण जोर शोर से दे रहे थे तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत आंदोलन का दमन करने की अंग्रेजों ने योजना बनाई कि हम ऐसा ऑपरेशन चलाएंगे जिससे इस आंदोलन का दमन कर देंगे। तो 9 अगस्त 1942 को सभी प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेस को अवैध संख्या घोषित किया जाता है, अवैध संस्था घोषित किया जाता है कांग्रेस को, और संपत्ति जब्त कर ली जाती है सभी की। जुलूस, मार्च, जनसभा आदि पर रोक लगा दी जाती है। पत्रिकाओं को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन 0 आवर के तहत एक है आगा खां पैलेस। इस आगा खां पैलेस में गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, मीराबेन, सुशीला नैयर आदि को नजरबंद कर दिया जाता है गिरफ्तार करते। इसके बाद कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई की यहीं आगा खां पैलेस में मृत्यु हो गई है तथा दोनों की समाधि भी यहीं बनी है। 9 फरवरी 1943 ईस्वी को गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया और 21 दिन की भूख हड़ताल की। 3 मार्च 1943 को अनशन समाप्त होता है। 6 मई 1944 को इनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कहा गया आपको छोड़ दिया जाएगा, इससे आप अनशन बंद कर दो। अहमदनगर दुर्ग एक था, यहां पर अन्य सभी नेता को नजरबंद कर लिया गया ऑपरेशन 0 आवर के तहत। नेहरू जी ने भारत की खोज नामक एक बुक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लिखी। इसके माध्यम से लोगों को ये लोग खोज रहे थे। बाद में अल्मोड़ा जेल में इन सभी लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को पटना में एक जेल थी जिसे बांकीपुर जेल कहते हैं, यहां पर इनको नजरबंद कर लिया गया। अबुल कलाम आजाद को बाकुंडा बंगाल में नजरबंद कर लिया गया। इसके बाद देखते हैं जो यह आंदोलन शुरू हुआ था, इसमें जनता का नेतृत्व देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में जनता का नेतृत्व क्या रहा इसके बारे में देखते हैं। तो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन 0 आवर के तहत कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जनता क्या करती है। 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस भी मनाया गया था। 9 अगस्त को 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया तथा झंडा फहराओ आंदोलन की अध्यक्षता इनको बनाया गया।
ये झंडा फहराओ आंदोलन की अध्यक्ष बनी। अप्रतिम साहस बिहार जो पटना में है तथा इसके सचिवालय में छात्र झंडा फहराने लगे। इस तिरंगा से प्रेरित होकर वहां के छात्रों ने अप्रतिम साहस बिहार जो पटना में है इसके सचिवालय में छात्रों द्वारा झंडा फहराया गया तथा पुलिस अधीक्षक आर्चर ने इस पर गोलीबारी की थी, जिससे लगभग 11 छात्र घायल हो गए थे और 7 शहीद हो गए थे झंडा फहराने में। लेकिन फिर भी ये कामयाब होते हैं, क्योंकि गोलीबारी होती रही, झंडे को गिरने नहीं दिया। एक के बाद एक ढेर होते हुए 7 शहीद हो गए, 12 घायल हो गए। इससे झंडा फहराने में फिर भी इन लोग कामयाबी मिल गई। यह बहुत दर्दनाक घटना थी जिसमें बच्चों के ऊपर गोली चलाई गई थी। आजादी के बाद शहीद स्मारक भी बनाया गया है। यहाँ कांच की मूर्तियां बनाई गई है जो 7 शहीद हुए थे बच्चे, ये इनकी मूर्तियां भी यहाँ पर बनाई गई थी। लाल बहादुर शास्त्री 9 अगस्त को आए थे। इन्होंने कहा मारो नहीं मारो। इन्होंने प्रचंड रूप दिया, आग में जिसे घी डालने का काम किया। चिंगारी सुलग रही थी लेकिन इसमें इन्होंने घी डाल दिया। इन्होंने घी डालने का काम किया और कहा कि हम लोग बैठे क्यों हैं, या तो आप करो या तो मरो। इसके बाद 9 अगस्त को लाल बहादुर शास्त्री को भी गिरफ्तार कर लिया जाता। जनता का आक्रोश इससे और फैल जाता है, उग्र हो जाती है जनता की भीड़ तथा श्रमिकों की हड़तालें उस समय चल रही थी। इसके बाद इन्होंने हड़तालें करवाना शुरू किया बैंकों का नहीं, हड़तालें शुरू की इन लोगों ने। जनता का आक्रोश फैल गया, इन्होंने हड़ताल करना शुरू कर दिया। रेल पटरी उखाड़ दी लोगों ने, क्योंकि सभी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो ये लोग आक्रोशित हो गए थे। रेल पटरी उखाड़ दी, पुल तोड़ दिए गए, सड़कें उखाड़ दिए गई, संचार साधन नष्ट कर दिए गए, बिजली तार नष्ट कर दिए गए, दफ्तर में आग लगा दी गई, तोड़ फोड़ की गई, पुलिस चौकी डाकघर आदि में भी तोड़ फोड़ की गई, क्योंकि जनता में आक्रोश बहुत भयंकर था। आक्रोश बहुत तेजी से बढ़ गया था। रोकने के बावजूद भी इतनी तेज उग्र भीड़ थी, जनसभा जुलूस प्रदर्शन हुए। ये लोग इस पर रोक लगाए थे, फिर भी जनसभाएं हुई, जुलूस प्रदर्शन आदि किया गया लोगों के द्वारा। सर्वाधिक उग्रता संयुक्त प्रांत में और बिहार में देखने को मिलता है। तो कुछ भूमिगत विधियां भी हैं जो आंदोलन चलाया गया था भूमिगत से होकर के। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने, जो जयप्रकाश नारायण हैं, ये हजारीबाग जेल में 5 आदमियों के साथ भूमि आंदोलन चलाने के उपलक्ष्य में इनको गिरफ्तार करके बंद किया गया था तथा इसके उपलक्ष्य में केंद्रीय साम्राज्य समिति बनाई गई थी। हजारीबाग जेल में 5 आदमियों ने मिलकर बनाया था। बीजू पटनायक, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, यूसुफ मेहर अली, सभी ने भूमिगत होकर के छिप करके आंदोलन चलाया था, क्योंकि जहां भी लोगों को देखते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। भूमिगत रेडियो के माध्यम से भी आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। 3 माह तक यह चला था भूमिगत रेडियो। इसकी मुख्यतः बम्बई, नासिक में देखने को मिलता है। भूमिगत जो रेडियो प्रसारण है, इसका जो प्रसारण है देखते हैं तो भाषण, राम मनोहर लोहिया के भाषण को नेताओं ने रिकॉर्ड किया और यही सब लोग रेडियो में चलाते थे और सभी को सुनने में बड़ा मजा आता था। तो इससे सुनकर प्रेरित होकर के सभी लोग आंदोलन की शुरुआत करते थे। कार्यक्रम चलाया गया, वॉइस ऑफ फ्रीडम
के कार्यक्रम चलाए गए, आप फ्री हैं। बुलेटिन टू ऑफ डाई बुलेटिन आदि भी इस रेडियो के माध्यम से कहा गया। गुप्त स्थानों पर जगह जगह ये लोग बदलते रहते थे स्थान, जिससे अंग्रेज लोग इसे पकड़ नहीं पाए। आज इनका कहीं और ठिकाना है, यहाँ से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं रेडियो का, कहीं अलग से अलग जगह पर शो अलग जगह करते थे। 14 अगस्त 1942 को प्रथम उषा मेहता ने इस भूमिगत रेडियो को प्रारंभ किया था। राम मनोहर लोहिया, बीएन साकर, विट्ठल भाई, नरटिजन अब्बास आदि लोगों ने यह सब कथा। इसके बाद देखते हैं और कुछ जो आंदोलन से संबंधित है। जब यह आंदोलन जोर शोर से चल रहा था भूमिगत आदि तरह से, तो सरकार ने दबाव में आकर समानांतर सरकार का गठन किया था। सबसे पहले कि हम लोग समानांतर सरकार बनाएंगे, ऐसा ही वादा किया था। तो सबसे पहले समानांतर सरकार बलिया एवं गाजीपुर में किया था, तथा संयुक्त प्रांत में भी। जो यह बलिया एवं गाजीपुर है संयुक्त प्रांत से संबंधित है। सबसे पहले समानांतर सरकार का गठन बलिया एवं गाजीपुर में किया गया था। सबसे पहली समानांतर सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में अंग्रेजों को बलिया पुनः प्राप्त करने के लिए वायुसेना का प्रयोग किया गया। इसके बाद सतारा में भी समानांतर सरकार गठन किया गया। सर्वाधिक लंबे समय तक यह सरकार चलती रही। इसे ही सतारा को प्रति सरकार कहते हैं। वाई बी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में सतारा में संयुक्त जो समानांतर सरकार गठन किया गया था। यहाँ पर पुस्तकालय आदि खोला गया तथा नसावनी लागू किया गया। न्याय व्यवस्था बनाई गई अच्छे से सतारा यानी महाराष्ट्र में। बंगाल के तम्बुल में ताम्रलिप्त या मिदनापुर बंगाल, इसका नाम था बंगाल में। यहाँ सतीश सावंत के नेतृत्व में 1944 ईस्वी तक इसको यहाँ समानांतर सरकार गठन किया गया था। जाति सरकार इनको कहते हैं। जो ताम्रलिप्त सरकार है इसको जाति सरकार कहते हैं। स्कूलों में अनुदान दिया गया तथा सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना का गठन किया गया। 73 वर्षीय महिला मतंगनी हजारा आदि यह कार्य किया गया। तलचर में यानी तलचर के उड़ीसा में भी समानांतर सरकार का गठन किया गया। अब देखते हैं जो आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही। इसमें महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय है। तो देखते हैं सबसे पहले अरुणा आसफ अली 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में इन्होंने मैदान में झंडा फहराया था। भूमिगत रहकर इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था तथा लोहिया के साथ मिलकर इंकलाब पत्र भी निकाला था। राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर ट्रिब्यून पत्रिका ने इनको 92 की रानी कहते हैं। यह 1992 की है रानी है। इसके बाद 5000 का इनाम सरकार ने इनके ऊपर रखा था कि जो भी अरुणा आसफ अली को पकड़ेगा इनको सरकार के द्वारा 5000 का इनाम दिया जाएगा। और इनके खिलाफ वारंट निकाला गिरफ्तारी का। सारी संपत्ति इनकी जब्त कर ली गई, लेकिन फिर भी ये गिरफ्तार नहीं हुई। 1946 में वारंट खत्म हो जाता है, तब ये अपने आप प्रकट हो जाती है। एक और महिला है सुचिता कृपलानी, जिसे जेबी कृपलानी की पत्नी कहते हैं। ये जेबी कृपलानी की पत्नी है सुचिता कृपलानी। अरुणा आसफ अली के साथ भूमिगत रहकर इन्होंने काम किया था तथा राष्ट्रीय कांग्रेस में महिला विभाग की स्थापना भी किया था। भूमिगत सेवक संघ बनाया गया था इन लोगों के द्वारा। इन महिलाओं को प्रशिक्षण, लड़ाई, आत्मरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा आदि के बारे में भी सिखाया गया था।
1944 ईस्वी में सुचित्रा कृपलानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और महिला हैं जिनकी भूमिका है उषा मेहता। इन्होंने भूमिगत रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। कांग्रेस साम्राज्यवादी दल की सदस्य थी। भूमिगत रेडियो के संचालन से ऐसा इन्होंने कहा था। सहयोगी इनको थे बाबू मई प्रसाद, इन्होंने इनके सहयोग दिया था। उषा का सबसे सक्रिय यह आंदोलन था उषा मेहता का। वॉइस ऑफ फ्रीडम कार्यक्रम का इन्होंने नाम दिया था जो ये आंदोलन चलाई थी। करो या मरो समाचार पत्र भी इस समय चलता था। ये भाषण आदि के माध्यम से भी कार्य करते थे। 16 अगस्त 1942 को 3 माह बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है उषा मेहता को। इसके बाद एक और देखते हैं, मतांगनी हजारा एक महिला हैं, 73 वर्षीय महिला हैं। इन्हें ही मतांगनी हजारा को बूढ़ी गांधी कहते हैं। इनको बूढ़ी गांधी कहा गया। ये बंगाल की हैं। मिदनापुर में तामलुक यानी ताम्रलिप्ति समानांतर सरकार की सेना थी। सशस्त्र विद्युत वाहिनी में ये सदस्य थी मतांगनी हजारा। 6000 साथियों के साथ मिदनापुर पुलिस चौकी पर नियंत्रण हो गया। ये नियंत्रण करने लगी मतांगनी तथा इसके बाद 6000 जो साथियों के साथ मिदनापुर पुलिस चौकी पर नियंत्रण करने लगी थी। तो पुलिस कार्रवाई में जो नियंत्रण हो रहा था इसमें मतांगनी हजारा जो है शहीद हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देख लिया है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।